नमस्कार दोस्तों। आज 14 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम हाजिर हैं। इससे पहले आपको एक बात बता दें कि एक सप्ताह के लगभग मैंने ये न्यूज़पेपर नहीं दिया है। दरअसल कुछ तबीयत ख़राब थी मेरी, इसके कारण से मैं न्यूज़पेपर नहीं दे पाया। इसके लिए जो भी कहें आप, लेकिन अब से ये नियमित रहेगा और लगातार आएगा। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और डेली इसे पढ़ लें ताकि आपके भविष्य के जो एग्ज़ाम हैं यूपीएससी से संबंधित वो एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आप इसे आज से पढ़ना शुरू करें फिर से, और जो एक सप्ताह का है वो कहीं से मैनेज कर लें यदि मिल जाता है तो, और इसके बाद नियमित रहेंगे हम। तो आज जो पहली न्यूज़ है वो है CJI रेफर्स पिटीशन ऑन सेम सेक्स मैरिज टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ को क्यों दिया गया और संवैधानिक पीठ किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पे जानना है। दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई मामला बहुत बड़े स्तर का हो जाता है या इस पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं ले पाती, असमंजस की स्थिति में हो जाती हैं, तो या फिर दोनों में टसल होता है, एक लड़ाई हो जाती है, तब संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। और ऐसे कई मामले हैं, केशवानंद भारती मामला, इस तरीके के जो हैं कई मामले हैं जिनमें आप देखेंगे कि संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। ये काफ़ी बड़ी बेंच होती है, काफ़ी लोग मतलब काफ़ी न्यायाधीश होते हैं, सामान्यतः 9 से 11 न्यायाधीश हो सकते हैं, और इतनी बड़ी बेंच के पास ये मामला जाता है और फिर वहाँ पे सभी अपने अपने तरीके से, यहाँ भी ध्यान ध्यान रखना, सभी जो न्यायाधीश हैं वो सभी अपने अपने निर्णय देते हैं और उन सभी निर्णयों के साथ ये तय होता है कि यह मामला सही है या गलत है ना। जैसे मान लीजिए कि 4 न्यायाधीशों ने कहा कि ये अच्छी बात है या पक्ष में बात कही, और 7 न्यायाधीशों ने विपक्ष में बात कही, तो मामला क्या हुआ, विपक्ष वाला हो गया, है ना, वो पास नहीं हुआ। तो सामान्यतः ऐसा तब किया जाता है जब बहुत बड़ा मुद्दा हो या संविधान के मूलभूत ढांचे का मुद्दा हो। इस प्रकार के मुद्दों में संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। उसके बाद है नाटू नाटू द एलिफेंट विस्पर्स ब्रिंग होम टू ऑस्कर्स अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड फिल्म की दुनिया में सबसे बहुत जाने माने जाते हैं, और आपको यहाँ पे इसको एक एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ना है आप यूपीएससी की दृष्टिकोण से क्या पढ़ेंगे, एलिफेंट की बात है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला गया था ये आपको देखना है। क्या देखना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट, है ना, एलिफेंट कब चलाया गया था ये आपको देखना है। ठीक है, तो तो इसको देखना है, और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट टाइगर भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें आपको यहां से देखनी है। अब यहाँ पे ये मत समझिए कि ये जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस बैंक मतलब एसएससी बैंक ये सब पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ से यूपीएससी हो सकता है उठा ले। तीसरी न्यूज जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन स्टेज एबव 6%, 6.44 हो चुका है। तो ये हमने देखा है कि जो आरबीआई का रूल है 4 ± 2 का, उससे ये ज़्यादा पहुंच गया और ये चिंता का विषय है। जब भी इन्फ्लेशन 6+ हो जाता है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि आम जनता के लिए ये बोझ बढ़ने लगता है ना। उसके बाद जो अगली न्यूज है, एसबीआई प्रोबिंग मार्केट एलिगेशन ऑन अडानी ग्रुप, फाइनेंस मिनिस्ट्री टेल्स लोकसभा, है ना, सेबी प्रोबिंग कर रहा है, जो मार्केट एलिगेशन लगाए हैं उनमें वो उस पर सेबी जो है जांच कर रही है। ठीक है, तो खैर उस पर देखा जाएगा आगे। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 5 पे, है ना, पेज नंबर 5 पे है।
इसमें है एनजीटी अपॉइंटेड कमिटी होल्ड्स कोच्चि कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर इंसिडेंट्स, है ना। स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपॉइंटेड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हेल्ड कोच्चि कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल द फायर इंसिडेंट्स इन ब्रह्मपुरम डंप साइट में फायर इंसिडेंट। यहाँ पे यह देखिए, आपको क्या देखना है कि जब भी इस तरीके की बातें होती हैं, पर्यावरण से संबंधित बातें होती हैं, तो एनजीटी बीच में आता है ना। ये क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण जो भी कह लें, तो ये एनजीटी है। अब यहाँ पे एनजीटी के बारे में आपको थोड़ी डिटेल जाननी है। एनजीटी के बारे में, एनजीटी क्या है? गैर सरकारी संगठन है, सरकारी संगठन है, स्वायत्त संगठन है, किस प्रकार का अधिकरण है, तो इसे जानना है। इसकी स्थापना किस तरीके से की, इसकी नियुक्ति कैसे होती है इनके अध्यक्ष की, तो ये आपको जानना है। क्या यह न्यायालय की अधिकारिता रखती है, तो इस चीज़ों को आपको एक पाई चार्ट में या एक चार्ट में बना के आपको जान लेना है। इसके बाद जो है एडिटोरियल पेज में ये चांस फॉर इंडिया शेप ए डेटा गवर्नेंस रेजिम, है ना। अभी यहाँ पे बात की गई है कि जो recent years India has made a great strides digital strategy and data governance. India has embraced technology and digitization drive to economic growth and to improve life its citizen. However, यहाँ पे भारत के उभरते हुए उसकी बात की गई है कि किस प्रकार से भारत में, है ना, जिस तरीके से भारत उभर रहा है उसके साथ साथ समस्याएं भी बढ़ रही हैं। और समस्याएं क्या बढ़ रही हैं? डेटा की समस्या आपने देखा होगा कई बार। डेटा प्रोटेक्शन, अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आया है। डेटा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है ना। जैसे आप समझो कि डेटा, कोई भी डाटा, जैसे आपने सोचा होगा कि अरे मेरा डाटा लेके भी क्या करेगा, हम तो ऐसे भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो डाटा लेके भी क्या कर लेगा। ले लो जितना डाटा लेना है, आधार कार्ड ले लो, फ़ोन नंबर ले लो, सब कुछ ले लो, पैसे हैं ही नहीं तो क्या करोगे तुम। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यहीं पे हम गड़बड़ करते हैं। आज हमारे पास पैसे नहीं है, हो सकता है, लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनका डाटा यदि लोगों को मिल गया, या उनके जैसे जो हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं उनका डाटा यदि लोगों को मिल गया, तब क्या होगा? तब बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इस डाटा की सुरक्षा किस तरीके से की जाए? आज हम देखें कि डाटा का भंडार है। आपने देखा होगा कि एम्स जो है वो 7 दिनों तक बंद रहा, उसमें ऑनलाइन कोई भी काम नहीं हुए, और काफ़ी चिंता का विषय हो गया था, क्योंकि पूरे भारत के जितने बड़े लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब का डाटा वहाँ पे संग्रहित होता है। और यदि ये डाटा किसी इस तरीके के लोगों को, जो गलत लोगों को लग जाता है, तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है ना। इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे देखेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं, किस तरीके की बातें हैं, है ना। और भारत में ही रखना है डाटा या भारत से बाहर जाने देना है? भारत से बाहर जाने देंगे तो किस प्रकार की सुरक्षा, भारत में रखेंगे तो इसके लिए किस प्रकार के इंतजाम किए जाने थे, इसी पे बात की गई है। उसके बाद है ये फ्रेजाइल मूवमेंट। इंडस्ट्रियल आउटपुट गेन्स इन जनवरी रिमेन uneven and may not sustain, है ना। On the face of it, 5.2% uptick in India's index of industrial production. भारत का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, लेकिन यह लगातार नहीं है ना। बहुत सारे क्षेत्र हैं जो गिरते जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में कुछ डाटा दिया गया है। इसको आप छोड़ ही दें तो बढ़िया है, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद है ये रियलिटी चेक फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी। अभी यहाँ पे आपने सुना होगा कि गिफ्ट जो सिटी है गुजरात में, वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी लगाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 यूनिवर्सिटी वो अपने अपने कैंपसेस लगाएंगे। उसी प्रकार से जो पूरे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी जो रैंकिंग दिया जाता है, या एक तरीके से भारत के उच्च संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं, उनके साथ जो रैंकिंग दी जाती है, या जो हम कंपटीशन करते हैं पूरे विश्व में, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में या
किसी भी प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में जो हम कंपटीशन करते हैं वो हम मतलब वो इतने बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो उनकी जांच इस तरीके से एक लेख में की गई है। While some have rejected government's initiative to set up foreign university in India, calling it predatory practices, others have embraced it as a quality enhance step. अभी यहाँ पे मतलब ये बहस छिड़ गई है कि जैसे मैंने कहा गिफ्ट सिटी में 2 यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएंगे, तो कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ नाम है, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम इससे शिक्षा को एक तरीके से समावेशी बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं पूरे विश्व से। इसी पे पूरी बात की गई है कि क्या रैंकिंग है, किस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या दिक्कतें हैं, तो इसी पे पूरा मामला है, तो आप इसे देख लेंगे। फी के स्तर पे भी बात की गई है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग द सऊदी ईरान डिटेन। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरबिया और ईरान एक दूसरे से नहीं बनता था और अभी ये चीन की मध्यस्थता में एक दूसरे के नज़दीक आए हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा इसी पे पूरी बात बताई गई है। इसके बाद जो एक है हाउ ए पेपर ऑन रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इज क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो बिजली बनती है, जो बिजली आपके यहाँ आती है, उसमें बिजली नष्ट हो जाती है, बिजली बर्बाद हो जाती है। हम ये जानते हैं कि ऊर्जा को ना मतलब जमा नहीं किया जा सकता, स्टोर नहीं किया जा सकता, है ना। तो जो बिजली बनती है तो वो किसी ना किसी वायर से होके आती है, या तो लोहे का है, या तो तांबे का है, या तो एल्युमिनियम का है। इन तांबों में प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोध होता है ना, कि ऐसा तो नहीं होता ना कि बिजली 100% दी गई तो 100% ही चली जाएगी, वो प्रतिरोध भी उत्पन्न करते हैं, है ना। सुचालक तो होते हैं, कंडक्टर तो होते हैं, पर सुपर कंडक्टर नहीं होते हैं। तो वैज्ञानिक ऐसा सुपर कंडक्टर चाह रहे थे जिसमें बिजली जो है 100% पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए कि जहां उत्पन्न हुई जितनी बिजली, उतनी बिजली ही वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, ट्रांसमिट हो और वो मतलब सभी तक पहुंचे, है ना। इसके लिए कोई ऐसा साधन मिल नहीं रहा है, या अभी तक हम लोग व्यवहारिक रूप में इसको नहीं कर पाए। उसी पे बात की गई है कि at every power plant a portion of electricity generated is lost during transmission because the wire and cable that carry the current have electrical resistance, प्रतिरोध रहते हैं, है ना। we can mitigate this to a large, इसी पे आपको मतलब पूरा पढ़ना है कि किस प्रकार से यह स्टडी काम कर रही है और किस प्रकार से यह सुपर कंडक्टर क्रिएट हो रहा है ना। तो यही इसमें है, तो इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे है एक न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन टेल्स इलाहाबाद हाईकोर्ट दैट इट डजंट हैव पावर टू बैन कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैली। इलाहाबाद इलेक्शन कमीशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहा है कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम जाति आधारित किसी रैली को रोक सकें, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन फिर से महत्वपूर्ण है, आप इसको फिर से पढ़ेंगे, इसके पावर्स के और ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। सिप्री एक संस्था है जो यह देखती है कि पूरे विश्व में रक्षा सौदे या जो आर्म्स हैं वो कौन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। उसी ने कहा है इंडिया रिमेन्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर 5-year period between 2018 to 2022, even though its arm imports dropped by 11% between 2013 to 17 और 2018 to 22। तो इसी पे ये रिपोर्ट है, तो इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है इंडिजीनियस घरेलू डीजल इंजन, या एक तरीके से कहें भारतीय स्वदेशी डीजल इंजन टू बी रेडी इन 4 years। नेवी हैज़ रिसीव्ड सैंक्शन डिजाइन एंड डेवलपमेंट डीजल इंजन फॉर मैरीटाइम पर्पसेस, है ना। तो ये बना लिया जाएगा, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है 246 वल्चर्स स्पॉटेड इन सिंक्रोनाइज सर्वे। आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका ने एक सम्मिलित रूप से एक वल्चर के लिए एक सर्वे शुरू किया था, गिद्धों के
सर्वेक्षण के लिए शुरू किया था और 246 वल्चर्स स्पॉटेड इन सिंक्रोनाइज सर्वे, उसमें 246 मिले हैं, इसी पे ये बात की गई है। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। इसके बाद है इन कंबोडिया ये बैटल फॉर डेमोक्रेसी इंक्लूसिवनेस, है ना, डेमोक्रेसी और एक तरीके से इंक्लूसिव कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए बात की गई है। अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अंकोर वाट का मंदिर, है ना। इंडिया इज करेंटली इन्वॉल्व रिस्टोरिंग 12th सेंचुरी साइट एट द अंकोर वाट टेम्पल इन कंबोडिया, ठीक है, तो ये हमको देख लेना है ना। उसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है फरवरी रिटेल इन्फ्लेशन रिमेन्स वर्चुअली अनचेंज एट 6 इसको पहले पेज पे हम लोग ने वो कर लिया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो एक छोटी सी न्यूज़ है, इंडिया स्टार्ट टू सीक अपग्रेड फ्रॉम ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज, है ना। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी क्या होती हैं, अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी वो एजेंसियाँ होती हैं जो किसी देश के लिए यह बताती हैं कि यह कितना स्थिर है या इसमें निवेश करने की क्षमता या निवेश करने पे कितना सुरक्षित है आपका निवेश। इस प्रकार की एजेंसियां हैं जो किसी भी देश के लिए रेटिंग देती हैं। वही इंडिया ने कहा है कि अब जो है अपग्रेड करे फ्रॉम ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों को, क्योंकि काफ़ी समय तक इंडिया को BBB पॉजिटिव रखा गया था, BB नेगेटिव रखा गया था, तो इस प्रकार मतलब उनके मानक होते हैं, उसी पे ये बात की गई है। तो आप कुछ रेटिंग एजेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे फिच है, मूडी है, S&P है ना, तो इस तरीके की एजेंसियाँ ये होती हैं, ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। और दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नियमित रूप से सुनते रहें, धन्यवाद।